गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर अंशुमान सिंह, प्रवक्ता डाइट मऊ। आज हम लोग विकास के प्रमुख सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने वृद्धि क्या है, विकास क्या है, वृद्धि और विकास में क्या अंतर है, उसके बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में विकास के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में हम कुछ प्रश्न देंगे इस लेक्चर से संबंधित, जिसके आधार पर आप ये मूल्यांकन कर सकेंगे कि हमने इस वीडियो से कितना सीखा। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ध्यानपूर्वक आप देखेंगे। तो जो विकास के सिद्धांत हैं, विकास के सिद्धांत का मतलब यह है कि जो बालक का विकास है, मानव का जो विकास है, वो कुछ निश्चित नियमों के अनुसार होता है। विकास के जो सिद्धांत हैं वो कुछ निश्चित नियम हैं। वो कौन कौन से नियम हैं, हम उन्हीं नियमों को क्रमशः उसको पढ़ेंगे और इस विकास के सिद्धांत से संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विकास के प्रमुख नियम में। जो सबसे प्रथम नियम है निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत विकास का एक सिद्धांत है। निश्चित दिशा का सिद्धांत। निश्चित दिशा का सिद्धांत किसकी निश्चित दिशा? विकास। किस तरह, किस विकास की? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, किस विकास की? तो जो निश्चित दिशा का सिद्धांत है यह संबंधित है शारीरिक विकास। पहली बात, शारीरिक विकास। शारीरिक विकास, इस सिद्धांत का मतलब यह है कि बालक का जो शारीरिक विकास है वह जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद दो नियमों से निर्धारित होता है। दो नियमों से निर्धारित होता है। जन्म के पहले और जन्म के बाद दो नियमों से निर्धारित होता है। पहला, मस्तिष्क अधोमुखी नियम। मस्तिष्क अधोमुखी नियम। मस्तिष्क अधोमुखी नियम, जिसको कहते हैं सिफेलोकॉडल लॉ। सिफेलोकॉडल लॉ। और दूसरा है निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम, जो कहते हैं नियर डिस्टेंट लॉ। नियर डिस्टेंट लॉ। निश्चित दिशा का सिद्धांत यानी बालक का जो शारीरिक विकास है वह दो नियमों पर निर्भर करता है। मस्तिष्क अधोमुखी नियम, निकट दूर का नियम। मस्तिष्क अधोमुखी नियम क्या है? इस नियम के अनुसार बालक का शारीरिक विकास जन्म से पहले और जन्म के बाद सिर से पैर की ओर होता है। बालक का जो शारीरिक विकास है वो सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर। सिर से पैर, यानी पहले सिर के क्षेत्र में विकास होता है, फिर धड़ के क्षेत्र में विकास होता है और फिर अंत में पैरों के क्षेत्र में विकास होता है। सिर, धड़, पैर। यानी जो बालक है जब माँ के गर्भ में आता है तो पहले उसके सिर के क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है, फिर उसके धड़ के क्षेत्र का डेवलपमेंट होता है और फिर अंत में पैरों के क्षेत्र में डेवलपमेंट होता है। और जन्म के बाद भी आप देखेंगे कि पहले बालक सिर उठाना शुरू करता है, फिर वो बैठने का प्रयास करता है, फिर वो खड़ा होता है और फिर वो चलने की क्रिया करता है। यानी कि मस्तिष्क अधोमुखी नियम के अनुसार बालक का शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है। सिर से पैर की ओर होता है। इसी नियम को हम सिरपुच्छी नियम भी कहते हैं। सिरपुच्छी नियम। सिरपुच्छी नियम भी कहते हैं। ठीक। दूसरा है निकट दूर का नियम।
निकट दूर का नियम से तात्पर्य है कि बालक का जो शारीरिक विकास है वह निकट दूर उसके केंद्र से छोर की ओर होता है, केंद्र से छोर की ओर। यानी पहले बालक के शारीरिक विकास उसके केंद्र या पेट और छाती के क्षेत्र में विकास होता है, फिर बाह में होता है और फिर अंत में अंगुलियों में होता है। इसी को हम कहते हैं कि उसके केंद्रीय भाग से परिधि की ओर होता है। तो उसके केंद्रीय भाग से परिधि की ओर या केंद्र से छोर की ओर। तो निकट दूर का नियम का मतलब ये हुआ कि बालक का जो शारीरिक विकास है वह उसके केंद्र से छोर की ओर, केंद्र से छोर की ओर, या आप कह सकते हैं यानी कि जो विकास है वो पहले पेट या छाती के क्षेत्र में होता है, पेट या छाती के क्षेत्र में, फिर बाह के क्षेत्र में विकास होता है और फिर अंत में अंगुलियों में होता है, अंत में अंगुलियों में होता है। यानी पेट, छाती, बाह और फिर अंगुलियां। यानी कि ये जो दो नियम आपने देखा कि जो निश्चित दिशा का नियम है वह दो निश्चित नियमों से निर्धारित होता है। मस्तिष्क अधोमुखी नियम यानी कि बालक का शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर होता है, और दूसरा निकट दूर का नियम यानी बालक का शारीरिक विकास उसके केंद्र से छोर की ओर होता है। ठीक, ये सिद्धांत हो गया। अब दूसरा निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। किसकी निरंतरता? विकास। इस सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि जो बालक का विकास है वह सतत रूप से निरंतर चलता रहता है, परंतु जो विकास की गति है कभी तेज होती है कभी धीमी होती है। यानी कि यह सिद्धांत ये भी बताता है कि बालक में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता, यानी विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। जो विकास की जो गति है वह एक समान नहीं होती, यानी विकास की गति एक समान नहीं होती, विकास में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। यह जो सिद्धांत है वो इस चीज को बताता है। जब लिख दिया कि निरंतरता का सिद्धांत, तो किसकी निरंतरता? विकास की। जब विकास निरंतर चलता रहता है, कभी तेज कभी धीमा होता है, इससे मतलब ये भी हुआ कि विकास में किसी प्रकार का कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता और न ही विकास एक समान गति से होता है। तीसरा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत भिन्नता किस संदर्भ में? विकास के संदर्भ में। यानी कि व्यक्तिगत भिन्नता यानी कि जो बालक हैं, भिन्न भिन्न बालक की जो विकास की जो गति होती है वह भिन्न भिन्न होती है। हर बालक अपनी स्पीड में ही विकास करता है। आप देखेंगे कि कुछ बालक ऐसे होते हैं जो साल भर पहले ही चलना शुरू कर देते हैं, कुछ साल भर के बाद साल भर पे चलते हैं, कुछ एक साल के बाद भी नहीं चल पाते। चाहे वो मानसिक विकास को देखें, चाहे सामाजिक विकास हो, किसी विकास है किसी संदर्भ को देखेंगे तो कोई भी दुनिया का कोई भी दो बालक एक समान नहीं होता। हर बालकों में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। वो व्यक्तिगत भिन्नता क्यों होती है? क्योंकि हर बालक में आनुवांशिक गुण अलग अलग है। तो आनुवांशिक गुणों की भिन्नता के कारण बालक की जो विकास की गति है वो अलग अलग होती है। हर बालक अपनी स्पीड में ही आगे बढ़ता है। ये जो कह रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता किस चीज में? विकास में। हर बालक, प्रत्येक बालक अपनी स्पीड से ही आगे बढ़ता है, उसका विकास होता है। इसीलिए कहते हैं कि जो विकास की दर होती है वह प्रत्येक बालक में अलग अलग होती है। हर बालक की विकास की जो दर है वो भिन्न भिन्न होती है। इसी को कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। फिर है परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता का सिद्धांत। परिमार्जिता
परिमार्जिता, परिमार्जन, परिमार्जन का मतलब होता है सुधार करना, संशोधन करना। तो परिमार्जिता का सिद्धांत किसका सिद्धांत है? विकास का। तो विकास का परिमार्जिता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि जो बालक की विकास की गति और दिशा है उसमें परिमार्जन किया जा सकता है, यानी उसमें संशोधन किया जा सकता है, उसमें सुधार किया जा सकता है। यानी बालक के विकास में चाहे शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, हम उसमें सुधार कर सकते हैं, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं। हम इस इन्वायरमेंट को चेंज करके, चूंकि आनुवंशिकता को तो कोई चेंज नहीं कर सकता। कॉन्सेप्शन के बाद बालक के आनुवंशिक गुणों में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, न तो कोई गुण जोड़ा जा सकता है, न ही कोई गुण घटाया जा सकता है। लेकिन वातावरण हमारे बस में, हम वातावरण में परिवर्तन कर सकते हैं। हम वातावरण अच्छे और खराब होने से बालक का विकास प्रभावित होता है। तो हम बालक के विकास में जो कह रहा है परिमार्जन का सिद्धांत, तो हम बालक की विकास की जो गति है, बालक की विकास की जो दिशा है, हम उसमें संशोधन कर सकते हैं, हम उसमें सुधार कर सकते हैं। इस सिद्धांत का मतलब ये है। नेक्स्ट है पांचवा, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत से तात्पर्य है कि बालक की जो व्यवहार है, बालक की जो प्रतिक्रिया है, विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती। यानी शुरू में जैसे बच्चे को यदि हम कोई चीज़ पकड़ने के लिए देते हैं, छोटा बच्चा है जो भी चल नहीं सकता, लेटा हुआ है, तो अगर कोई सामान, कोई वस्तु उसको देते हैं, पकड़ाते हैं, तो वो उसको पकड़ने के लिए पूरे शरीर का मूवमेंट करता है। तो जब पूरे समय जो उस चीज़ को पकड़ने के लिए जो पूरे शरीर का संचालन करता है, तो ये सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, तो जब बड़ा होता है, तो जब हम उसको गेंद देते हैं तो वो पूरा शरीर का संचालन न करके पूरे हाथ बढ़ा करके ही ले लेता है। ये इसकी विशिष्ट प्रतिक्रिया है या विशिष्ट अनुक्रिया है। तो बालक की जो विशिष्ट प्रतिक्रियाएं हैं वो विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती हैं। तो इसे कहते हैं सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, तो विकल्प दे देता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो विशिष्ट से सामान्य नहीं होता, सामान्य से विशिष्ट की होता है। जैसे आप देखेंगे कि जैसे बच्चे जब पैदा होते हैं हॉस्पिटल में, तो आप देखेंगे नवजात शिशु को सब लगते हैं कि एक ही टाइप के हैं, सामान्य टाइप के लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनमें विशिष्टता आने लगती है और सब एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। चक्राकार प्रगति। चक्राकार प्रगति किसकी? विकास। तो विकास की जो चक्राकार प्रगति का सिद्धांत ये कहता है कि जो विकास है वो चक्राकार ढंग से होता है या वर्तुलाकार ढंग से होता है। जैसे जो अगर ये है, मान लीजिए ये विकास की जो गति है ये ऐसे नहीं होती, यानी सीधी रेखा में नहीं होती। विकास कैसे होता है? चक्राकार होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, जिसको हम वर्तुलाकार भी कहते हैं। वर्तुलाकार या स्पाइरल। विकास की जो गति है ये ऐसे होती है, चक्राकार ढंग से होती है। चक्राकार ढंग से होने का मतलब यह है कि बालक का जब विकास होता है तो समय के अकॉर्डिंग उसमें एक बार बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, फिर रुक जाता है, जैसे लगता है कि रुक गया, बालक बढ़ नहीं रहा है। वो उसमें होता क्या है कि जो विकास एक बार आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर घूम करके जो विकास हुआ रहता है उससे उसके शरीर की मांसपेशियों में मजबूती आती है, हड्डियों में कठोरपन आता है
और फिर जब कठोर हो जाती है तो फिर एक बार बढ़ता है। यानी विकास की जो गति है वो लगातार सीधी रेखा में नहीं जाती, यानी विकास की जो गति है वह रेखीय नहीं होती। विकास सीधी रेखा में नहीं होता, विकास की गति रेखीय नहीं होती, विकास वर्तुलाकार ढंग से होता है, विकास चक्राकार ढंग से होता है। विकास एक बार बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, फिर पीछे की ओर जाता है, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, ऐसे इसी कहते हैं चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। नेक्स्ट, निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत। निश्चित क्रम का सिद्धांत किसका निश्चित क्रम? विकास का। विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे गामक विकास है, जो चलने का क्रम है बच्चे में, कि घिसट के चलना, फिर बैठना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, ये जो निश्चित क्रम है बच्चे के चलने का, वो सब में बराबर होता है। कोई बालक उस क्रम को जल्दी से पूरा कर लेता है और कोई बालक उसको धीमे धीमे, लेकिन प्रत्येक बालक उस निश्चित क्रम से होके ही गुजरता है। जैसे बच्चे में भाषा विकास है, तो बच्चे में जो भाषा विकास है वो उसका भी एक निश्चित क्रम है कि क्राइंग होगी, बबलिंग होगी, कोइंग होगी, वो एक क्रम है और हर बालक उस क्रम को फॉलो करता है। तो ये जो कर रहा है निश्चित क्रम का सिद्धांत, यानी बालक का जो विकास है वो एक निश्चित क्रम में होता है। फिर है समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान का सिद्धांत। समान प्रतिमान। समान प्रतिमान के सिद्धांत से क्या तात्पर्य? समान प्रतिमान के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जाति, चाहे मनुष्य जाति हो या पशु जाति हो, अपनी ही जाति के पूर्वजों के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो जैसा होता है वह वैसे को ही उत्पन्न करता है। जो भी संतानें होती हैं वह अपने ही पूर्वजों के प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं विकास। जैसे आप देखेंगे कि जो पशुओं के बच्चे होते हैं वो जन्म के कुछ ही देर बाद चलने लगते हैं, लेकिन जो मानव का बच्चा है उसको चलने में काफ़ी समय लगता है। तो जो संतानें होती हैं वह अपने ही पूर्वजों के प्रतिमानों के जो विकास के क्रम है उसी को फॉलो करती हैं। इसी कहते हैं समान प्रतिमान का सिद्धांत, यानी विकास के समान प्रतिमान। किसका समान प्रतिमान? जो भी संतान है वह अपने पूर्वजों के विकास के प्रतिमानों का अनुसरण करती है। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहते हैं जो जैसा होता है वह वैसे को उत्पन्न करता है। ठीक। फिर है समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत। समन्वय का सिद्धांत क्या है? समन्वय का सिद्धांत का मतलब यह है कि विकास के जो विभिन्न आयाम हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। चाहे शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, विकास के जो प्रमुख विभिन्न आयाम हैं वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि पहले जो बालक है वो संपूर्ण अंगों को चलाना सीखता है, फिर शरीर के विभिन्न भागों को, और फिर विभिन्न भागों में समन्वय स्थापित करता है। यानी जो बालक में डेवलपमेंट होता है, जैसे उसका शारीरिक विकास हुआ तो ऐसा नहीं कि पहले शारीरिक विकास होगा तो फिर मानसिक विकास होगा, फिर सामाजिक, फिर संवेगात्मक, ऐसा नहीं। विकास के सभी आयाम परस्पर एक क्रम से एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, सब एक साथ चलते हैं। इसी के तो आधार पर हम बच्चे की आयु के आधार पर, शारीरिक आयु के आधार पर उसके मानसिक आयु का अनुमान लगा लेते हैं, उसके सामाजिक विकास का अनुमान लगा लेते हैं, उसके संवेगात्मक विकास का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि विकास के जो सभी आयाम हैं, शारीरिक विकास, यह परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इसको कहते हैं परस्पर समन्वय का सिद्धांत, या इसको कहते हैं समन्वय का सिद्धांत। फिर 10 है आनुवांशिकता
आनुवांशिकता तथा वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत। 10वां प्रमुख जो लास्ट सिद्धांत है वो है आनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए जो विकास है वो आनुवांशिकता और वातावरण की परस्पर अंतःक्रिया का सिद्धांत। जो आनुवांशिकता है जिसको हम वंशानुक्रम भी कहते हैं, वंश परंपरा भी कहते हैं, पैतृकता भी कहते हैं, वो गुण होता है जो जन्मजात होता है। यानी कि वंशानुक्रम से तात्पर्य बालक के उन जन्मजात गुणों से है जिन्हें वह लेके पैदा होता है, जिन्हें वो अपने माता पिता और पूर्वजों से प्राप्त करता है, उसको हम कहते हैं आनुवांशिकता का नियम, उसको कहते हैं आनुवांशिक गुण। आनुवांशिक गुण यानी जन्मजात, यानी वे गुण जिसको वह लेके पैदा होता है। तो एक तो आनुवांशिक गुण, और फिर कह रहा है वातावरण, यानी कि जो ही बालक माँ के गर्भ में आता है तो गर्भकालीन वातावरण और जन्म के बाद जो इन्वायरमेंट है उसको जो मिलता है, घर परिवार समाज संस्कृति जो भी इन्वायरमेंट है, उन दोनों की परस्पर अंतःक्रिया के फलस्वरूप बालक का डेवलपमेंट होता है। यानी कि बालक का जो विकास है वह आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया पे निर्भर करता है। अंतःक्रिया का मतलब यह है कि अगर कोई बालक है जन्मजात बहुत प्रतिभाशाली है, उसके अंदर IQ बहुत तीव्र है, लेकिन अगर उसको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, वो वातावरण से अंतःक्रिया नहीं करेगा, तो उसका विकास प्रभावित हो। यानी बालक के विकास के लिए जरूरी है कि बालक अंतःक्रिया करे। जब तक वो अंतःक्रिया नहीं करेगा तब तक उसमें डेवलपमेंट प्रभावित हो। आप जैसे देखेंगे कि जैसे कोई दो बालक समान IQ के बालक हैं, एक को एक अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं और एक को उतना अच्छा इन्वायरमेंट नहीं देते हैं, तो जो जैसे जैसे आप उम्र बढ़ती जाएगी तो जिसको जो वातावरण से अधिक अंतःक्रिया कर रहा है उसका जो डेवलपमेंट, और एक जो वातावरण से अंतःक्रिया नहीं कर रहा है, उन दोनों को डेवलपमेंट में अंतर आएगा। यानी कि हमारे बच्चे के पास क्षमता है, उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो जिसके पास जितनी क्षमता होती है, जिसके पास जितनी योग्यता होती है, वह वातावरण से उतनी ही तेजी से ग्रैप्स करता है। जिसके पास जितनी IQ होती है वह अपनी IQ के अकॉर्डिंग ही वातावरण से अंतःक्रिया करता है, और जो जितना अधिक अंतःक्रिया करता है उसका विकास उतना ही तीव्र गति से होता है। यानी अंतःक्रिया का होना जरूरी है। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है कि जो विकास है वह जो है आनुवांशिकता और वातावरण की का योगफल होता है। नहीं, योगफल नहीं होता, गुणनफल होता है, प्रतिफल होता है, योगफल नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें आनुवांशिकता एक स्थिर इकाई है और वातावरण बदलता रहता है। और जिसके पास जितनी आनुवांशिक गुण जितने अधिक होंगे वह वातावरण से उतने ही तेजी से ग्रैप्स करता है। तो इसीलिए योगफल नहीं हो सकता, जब भी होगा तो प्रतिफल होगा, जब भी होगा तो गुणनफल होगा। यानी कि विकास के लिए जरूरी है कि अंतःक्रिया की जाए। अगर अंतःक्रिया नहीं होगी, केवल वंशानुक्रम विकास को प्रभावित नहीं कर सकता, शून्य होगा। केवल वातावरण भी बच्चे को विकास को प्रभावित नहीं कर सकता। दोनों का परस्पर अंतःक्रिया होना जरूरी है। जब तक अंतःक्रिया नहीं होगी तो उतना डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, ये रहे कुछ विकास के प्रमुख सिद्धांत जिसके बारे में हमने आपको समझाया। अब जो हमने आपको समझाया है उससे संबंधित कुछ प्रश्न जैसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उस प्रश्न को नोट करिए और टेस्ट करिए कि आपको ये बात जितने हमने समझाया है वो कितना समझ में आया है। टेस्ट करेंगे आप अपना टेस्ट। प्रश्न नंबर 1, निम्न कथनों में सत्य, असत्य
बताएं। निम्न कथनों में सत्य असत्य बताएं। पहला, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का, विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का योगफल होता है, योगफल होता है। दूसरा, विकास संशोधन योग्य होता है, विकास संशोधन योग्य होता है। तीसरा, विकास रेखीय गति से होता है, विकास रेखीय गति से होता है। चौथा, प्रत्येक बालक की विकास दर एक समान होती है, एक समान होती है। पांचवा, मस्तिष्क अधोमुखी नियम का संबंध शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास से है। ये 5 कथन है जिसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन से कथन सत्य है और कौन से कथन असत्य है विकास के संदर्भ में। अब प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 है, निम्न कथन विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं? विकास के किस सिद्धांत को, विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं? विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करते हैं? नंबर 1, जो जैसा होता है, जो जैसा होता है वह वैसे को ही उत्पन्न करता है, वह वैसे को ही उत्पन्न करता है, वह वैसे को ही उत्पन्न करता है। दूसरा, बालक का शारीरिक विकास, बालक का शारीरिक विकास उसके केंद्र से परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर होता है, परिधि की ओर होता है। तीसरा, विकास रेखीय गति से नहीं होता, विकास रेखीय गति से नहीं होता है। चौथा, प्रत्येक बालक की विकास दर भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है। 4 ही हो गया, एक और नोट कर लीजिए।
विकास संशोधन योग्य होता है, विकास संशोधन योग्य होता है। इसमें से आपको ये बताना है कि इसमें से जो प्रत्येक कथन है वो विकास के किस सिद्धांत को दर्शाते हैं। थैंक यू।